नमस्कार। स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारे कंपटीशन सेंटर वशिष्ठ कंपटीशन क्लासेज में। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं लेखपाल विशेषांक कृषि आंदोलन। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भूमि व्यवस्था, और भूमि व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद जमींदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो ये तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं थी, यानी महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी, तीनों में ही किसानों का बहुत ही ज्यादा शोषण हो जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था में आपने देखा था 50-50 हो गया था किसान का और जो है सरकार का, और इसके पहले वाली व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी पहले 30 बाद में 50% किसका हो गया था, सरकार का। ऐसे में किसान लगान को चुकाने के लिए उसको साहूकार से ढेर सारा कर्जा लेना पड़ता था, और कर्जे के बोझ में दब करके कर्जा और सरकार के बीच में वो बिल्कुल पिस जाता था। ऐसे में समय के साथ साथ क्या हुआ, कृषकों में जागरूकता आई और कृषि आंदोलनों की शुरुआत हो गई। तो आइए देखते हैं भारत में कौन कौन से कृषि आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में देखिए कृषि आंदोलन कई प्रकार से हुए। पहले तो प्रारंभिक कृषि आंदोलन, और दूसरा 57 की क्रांति के बारे में पहले भी हमने आपको बताया है कि 57 की क्रांति चौमुखी क्रांति थी, यानी कृषि के लिए, व्यापार के लिए, मतलब हर तरफ से क्रांति हुई थी। तो सबसे पहले प्रारंभिक कृषि के आंदोलन जो हुए हम उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक नील आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा। नील की खेती के लिए आप लोग बार बार 57 की क्रांति में भी इस नील की खेती का अहम हिस्सा था। तो ये नील आंदोलन बहुत बार आप लोगों ने सुना, बड़ा प्रमुख आंदोलन था और भारतीय किसानों द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन। तो नील आंदोलन की शुरुआत हुई बंगाल के नादिया जिले से। ठीक है, और नादिया जिले के किस गांव से? गोविंदपुर गांव से नील आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें क्या हुआ कि इसका नेतृत्व किसने किया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई इस नील आंदोलन के समर्थन में। अभी बात है कि नील आंदोलन में क्या 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 हुआ और क्यों हुआ। स्थिति ऐसी थी कि उस समय जो सरकार थी, तो सरकार को भारत के बाहर नील का व्यापार करने से अच्छा लाभ प्राप्त होता था। इसलिए सरकार चाहती थी कि किसान हर हालत में किसकी खेती करें? नील की खेती करें, ताकि उनको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सके। तो इसके लिए वो लोग किसानों को सबसे पहले लोभ देते थे, प्रलोभन देते थे, यहाँ तक कि उनसे कह देते थे कि कुछ रकम, भाई वो समझौते के तौर पे बताते थे इतना लाभ आपको मिलेगा, बरगलाते थे किसानों को। और स्टार्टिंग में छोटी मोटी रकम देकर के किसानों से वो लोग क्या करवा लेते थे? एग्रीमेंट करवा लेते थे कि अब आप बाध्य हो किस चीज के लिए? नील की खेती करने के लिए अब आप बाध्य हो और आप लोग को इस चीज की ही खेती करनी पड़ेगी। और बाद में वादा खिलाफी कर जाते थे, यानी केवल किसानों का शोषण करते थे, ना तो नील का उचित पैसा मिलता था, और नील की खेती की वजह से किसान भुखमरी के हालात पे आ जाते थे, क्योंकि वो किसी और चीज की खेती भी नहीं कर पाते थे। ऐसे में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। फिर उनके पीछे सभी किसानों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे इस विद्रोह का प्रभाव पड़ने लगा। नील आंदोलन बहुत जोर शोर से हुआ, तो इस आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। आंदोलन का क्या क्या प्रभाव हुआ? सबसे पहला तो ये हुआ कि किसानों ने सरकार को लगान देना बंद कर दिया। ठीक है, किसान डरना बंद कर दिए थे। ठीक, अच्छा, सरकार भी क्या करने लगी? किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करने लगी। जितनी करती थी उससे ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लग गई, और किसान भी उग्र हो चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? लगान देना बंद कर दिया। उस समय की कई पत्रिकाओं ने, कई समाज सुधारकों ने क्या किया? किसानों का साथ दिया। उसमें से हरिश्चंद्र मुखर्जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट। इसके द्वारा इन्होंने किसानों की बातों को प्रकाशित किया। उसके बाद दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, दूसरी पत्रिका थी दीनबंधु मित्र की, इस पत्रिका का नाम था नील दर्पण। इसमें नील की खेती से संबंधित समस्याओं, किसानों की समस्याओं, सरकार द्वारा किसान के साथ की गई गलत नीतियों के बारे में प्रकाशन होता था। और उस प्रकाशन से क्या होने लगा? हर जगह नील की खेती और किसानों की समस्याओं की चर्चा जनमानस तक पहुंचने लग गई। उसके बाद धीरे धीरे दबाव बढ़ना शुरू हो गया। फिर सरकार और किसान
के बीच आपसी सुलह के लिए, आपसी समझौते के लिए नील आयोग का गठन किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि अब से किसी किसान के साथ जबरदस्ती नील की खेती को करने के लिए नहीं की जाएगी। जब किसान पूर्णतया सहमत होगा और किसान को उसका उपयुक्त मूल्य चुका कर ही नील की खेती करवाई जाएगी, यानी अब किसी को भी नील की खेती के लिए बाध्य किया नहीं जा सकेगा। समझ में आ रहा है? अगली चीज थी पवना विद्रोह। ये क्या था? पवना क्या है? पवना एक जगह है, ठीक है। कौन से जगह की जगह है? पवना भी बंगाल का ही एक जगह था और ये यूसुफ शाही परगना था, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रोह हुआ 1873 ईस्वी में। पवना के किसानों ने विद्रोह कर दिया लगान न देने के लिए, और इस विद्रोह की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने की। इसमें भी क्या हुआ? वही पुरानी स्थिति, रैयतवाड़ी और महानवाड़ी व्यवस्था से किसान परेशान हो चुके थे, लगान देना उनकी बस में नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया? लगान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन रहे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन और द्वारकानाथ गांगुली। समझ रहे हैं? अगला विद्रोह था बहुचर्चित दक्कन का विद्रोह। वैसे 57 की क्रांति शुरू हो गई थी, आपको पता है ना, नील की खेती से ही। अब ये दक्कन का विद्रोह 1875 में हुआ। इसका आधार क्या था? वही रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी जितने भी आंदोलन हो रहे थे लगभग सारे के सारे आंदोलन रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ, महालवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ या जमींदारी प्रथा के खिलाफ ही हो रहे थे। तो ये भी व्यवस्था रैयतवाड़ी। अच्छा, उधर आपने देखा रैयतवाड़ी कहाँ? महाराष्ट्र की तरफ था, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई की तरफ। अच्छा, तो ये यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि किसान प्रभावित हुए। कहाँ के किसान प्रभावित हुए थे इससे? कहाँ के? महाराष्ट्र के किसान प्रभावित हुए। क्यों प्रभावित हुए? 1864 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया, ठीक है। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? 1864 में। तो 1864 में जब अमेरिकी गृह युद्ध हो गया तो भारतीय कपास की कीमत बहुत कम हो गई। अभी कपास की कीमत कम हो गई तो किसान को साहूकारों से लोन लेना पड़ गया, कर्जा लेना पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? उनके ऊपर साहूकार उनके खेत जब्त करने लग गए और बहुत ही अधिक परेशानी का सामना करना पड़ गया। जैसे इस समय देख लीजिए कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत किनको हो रही है? किसानों को हो रही है। क्यों हो रही है भाई? हम लोग जो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा किए हैं, लेके आए हैं, वो तो खा रहे हैं, बट किसान जो अपना पूरा साल का जो पैसा इकट्ठा करता है वो अपनी कृषि से इकट्ठा करता है। अब इस टाइम देखिए किसान का गेहूं भी सस्ता हो गया, धान भी सस्ता हो गया और सब्जी तो बिल्कुल सस्ती हो गई। आप देख रहे हैं कितनी सस्ती सब्जी बिक रही है। तो नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? किसान को ना। लेकिन किसान का लाइट का बिल तो उसको देना पड़ेगा, मोटर का बिल भी उसको देना पड़ेगा, या फिर जितने भी मान लो सिंचाई किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा, खाद का भी पैसा देना पड़ेगा, बीज का भी पैसा देना पड़ेगा, मजदूरी भी देनी पड़ेगी। लेकिन उसको तो मूल्य कम मिल रहा है ना, समर्थन मूल्य कम मिल रहा है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? कर्ज की तरह दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा? तो इसी तरीके से अमेरिका में गृह युद्ध हुआ और उस गृह युद्ध से कपास की कीमत में भयंकर कमी आ गई और किसान साहूकार के ऋणों से बहुत ज्यादा दब गए। और उसके विद्रोह में क्या हुआ? दक्कन का बहुचर्चित विद्रोह हो गया। अभी इस विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ? दक्कन के इस विद्रोह के बाद क्या क्या हो गया? दक्कन के इसके विद्रोह के बाद किसान सम्मुख यानी सीधे आके लड़ाई करना सीख गए थे। अब सभी किसान लगभग आंदोलन करना जान गए थे, अपनी मांगों के लिए लड़ना जान गए थे। यानी 57 के बाद जितना भी किसान आंदोलन हुआ, भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा पवना का विद्रोह हुआ और नील क्रांति हुई और ये हमारा दक्कन का विद्रोह हुआ। 3 प्रमुख किसान आंदोलन हुए 57 की क्रांति के बाद। और तीनों में किसान क्या क्या सीख गए? किसानों में पहली बात तो शक्तिकरण हो गया, साहस आ गया। अभी 1-2-3 बार लड़ाई कर लेंगे तो चौथी बार अपने आप साहस आ जाएगा, पक्का ना। तो किसानों में भी साहस आ गया, वो समझ गए थे कि हम लोग भी लड़ाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो लोग लड़ना सीख गए थे। उसके बाद सबसे खास बात थी कि यूं ही आंदोलन नहीं करते थे, अब ये लोग आंदोलन का स्वरूप जान गए थे। अपने हर आंदोलन में कोई ना कोई मांग रखते थे, अपनी समस्याएं रखते थे, अपने एरिया की समस्याएं रखते थे। यानी आंदोलनों का उद्देश्य भी तय हो गया था। लेकिन एक गड़बड़ी थी, अभी इतना अच्छा था लेकिन आंदोलन सफल नहीं हुआ, तभी तो आगे बढ़ा। तो क्यों नहीं सफल हो रहा था? सफल इसलिए नहीं हो रहा था कि ये किसान उग्रवादी स्वरूप के थे, ठीक है ना। यानी क्या करते थे?
लड़ना, लड़ाई झगड़ा मारपीट, बस इसी पे विश्वास करते थे। और दूसरी सबसे खास बात ये थी कि एकजुटता नहीं थी, ग्रुप बटे बटे से हुए थे। और तीसरी भी एक और जो बात थी वो ये थी कि ये लोग हर चीज का नकारात्मक परिणाम ही सोचते थे, सोच पॉजिटिव नहीं थी। तो इन वजह से ये सारे विद्रोह में कुछ ना कुछ सफलता तो जरूर मिली, लेकिन दक्कन का विद्रोह, भाई नील जैसे नील का विद्रोह हुआ था, पूरी तरह सफल हो गया था। उसके बाद में जो हमारा पवना विद्रोह हुआ, वहां भी किसानों से क्या हुआ, आपसी समझौता करवा दिया गया। बट ये जो दक्कन का विद्रोह था ये असफल हो गया, और इसके असफलता के कारण यहाँ से भी किसानों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन असफल भी हुआ। और असफलता के जो कारण थे वो उग्रवादी स्वरूप था, और एकजुट ना होना था, और प्लस निगेटिव सोच यानी नकारात्मक सोच भी उसमें से एक वजह थी। अभी क्या हुआ, 20वीं सदी आ गया, और अब 20वीं सदी यानी स्वतंत्रता की बात की जा रही है ना। 1947 में हम लोग स्वतंत्र हो गए, सब बहुचर्चित है, क्लियर है। यानी सदी कौन सी आ गई, 20वीं सदी। अभी 20वीं सदी में आंदोलन का स्वरूप बदल गया। इस समय क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं एक नजर की 20वीं सदी में आंदोलन का स्वरूप क्या हुआ। तो सबसे पहली बात तो किसान सभा हो गया। किसान सभा प्रथम बार बनाई गई, और ये बनाई गई फरवरी 1918 में। पहली बार किसान सभा बनाई गई। इस किसान सभा के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। यानी इसमें कौन कौन और भी प्रमुख लोग थे, गौरीशंकर मिश्रा जी थे, इंद्र नारायण द्विवेदी जी थे, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो गौरीशंकर मिश्रा जी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी और मदन मोहन मालवीय जी ये प्रमुख थे। और भी लोग थे, और लोगों में झिंगुरी सिंह थी, दुर्गोपाल सिंह थे, बाबा रामचंद्र थे, और जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें आपस में आपसी क्या हो गया, मतभेद हो गया, और मतभेद होने के बाद में राष्ट्रवादी पार्टी के द्वारा पुनर्गठन किया गया। और ये जो पुनर्गठन था ये कब किया गया, 1920 ईस्वी में किया गया। यानी 20वीं सदी में सबसे पहली बार तो क्या किया गया, 1918 में किसान सभा का आंदोलन किया गया, और दूसरी बार 1920 में किसान सभा का पुनर्गठन किया गया। समझ रहे हैं, आइए आगे देखते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें 2 मिनट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है एका आंदोलन। एका आंदोलन की स्टार्टिंग हुई 1921 के उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। जाहिर सी बात है तीनों ही पूर्वी जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से शुरुआत हुई। और इसका भी जो मेन कारण था वही चीजें जो पुरानी थी, उच्च लगान की दर, राजस्व वसूली। और उस समय राजस्व वसूली जाहिर सी बात है कौन लोग करते थे, साहूकार या जमींदार लोग करते थे। तो साहूकारों और जमींदारों की मनमानी राजस्व वसूली और उच्च लगान की दर, जिससे किसान ऋण तले दब जाते थे, जो हम लोग ऊपर से ही करते चले आ रहे हैं। और एक और प्रथा थी बेगारी प्रथा। आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जगहों पर आप ये यहाँ पे हम लोग क्या बेगारी प्रथा की जो है व्यवस्था बड़ी जोरदार हो गई थी। बेगारी प्रथा की क्या थी, जो भी किसान अपना कर नहीं चुकता कर पाता था उसको बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। यानी साहूकार जब तक चाहे उसको बंधुआ मजदूर बनाकर बिना कुछ लिए दिए काम करवाता रहता था, उस ऋण के तले दबा करके। तो इस बेगारी की प्रथा के विद्रोह में, और प्लस जातिवादिता। जातवादिता का मतलब था प्रतिबिंबात्मक पूजा। शेड्यूल कास्ट को यानी चर्मकारों को, या फिर धोबी को, या फिर नाई जाति के लोगों को एक बात बता दिया गया था कि वो मंदिर में ना जाएं और क्या करें, प्रतिबिंबात्मक पूजा करें, ठीक है। और इस वजह से भी क्या हुआ, लोगों में उबाल आ गया, लोगों में आक्रोश आ गया, जिसके फलस्वरूप कौन सा आंदोलन हो गया, एका आंदोलन हो गया, ठीक है। अगला है मोपला विद्रोह। अब मोपला है कहाँ, मोपला नाम लेते ही केरल आ गया। केरल के मालाबार के तट पर मोपला नामक स्थान था, और यहाँ 2 बहुत खास चीजें थी। एक तो वही जो पुरानी समस्या थी उच्च लगान की दर, और दूसरी समस्या थी नजराना। यहाँ था कि साहूकार को या जमींदार को नजराना देने की प्रथा थी, गिफ्ट देने की प्रथा थी। अभी किसान के पास तो कुछ होता नहीं, तो बेचारा जब जाए तो अच्छी गिफ्ट लेके जाएगा, तो कहाँ से लेके जाएगा। तो वही इस प्रथा को क्या कहा गया, नजराना प्रथा कहा गया। और इस नजराना प्रथा से किसान बहुत ही शोषित होता था, और प्लस साहूकार की दमनकारी नीतियां यानी शोषण भरी नीतियां यहाँ पे भी चालू थी, जिसकी वजह से मोपला का विद्रोह हो गया। आइए बहुत ही खास विद्रोह जो हर पेपर में आता है,
राजस्व लेखपाल नहीं, इतिहास का कोई भी पेपर हो तो भी ये विद्रोह जरूर आ जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में भी ये विद्रोह आता है। कौन सा? बरदौली सत्याग्रह। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। पहली बात तो ये है कि बरदौली सत्याग्रह किसने किया था? तो ये सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ पर? बरदौली नामक स्थान पर किया था। इसमें हुआ क्या था? सरकार ने अचानक से 30% की कर वृद्धि कर दी थी। इतने ज्यादा कर वृद्धि के खिलाफत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरदौली की सारी महिलाएं आंदोलन में शामिल हो गई और वल्लभ भाई पटेल ने उनका नेतृत्व किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए और चाहे तो नोट कर लीजिए। खास बात यह है कि एक क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब, कहां और किसने दी? समझ रहे ना? तीनों क्वेश्चन एक में, कब, कहां और किसने दी। तो सबसे पहली बात तो बरदौली सत्याग्रह टाइम 1926 में बरदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। समझ रहे ना बात को? तो है ना इंपॉर्टेंट चीज। इसमें और भी कुछ हुआ। सबसे पहली बात तो के.एम. मुंशी और लालजी नारंग जी ने विधान परिषद से अपनी सदस्यता त्याग दी थी। प्रभावित होकर किससे? पटेल जी से प्रभावित होकर के.एम. मुंशी और लालजी नारंग जी ने, जो कि विधान परिषद के सदस्य थे, इन लोगों ने अपनी सदस्यता त्याग दी थी। मुंबई में रेलवे हड़ताल हो गया था, यानी सारे के सारे लोग, महाराष्ट्र मुंबई के जितने भी लोग थे, सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में आ गए। बरदौली सत्याग्रह में सभी महिलाओं ने अच्छी खासी भागीदारी दी और अब कर वृद्धि को घटा दिया गया। और घटाया कितना गया? ध्यान दीजिएगा, 6% तक, 6.30% तक कर वृद्धि को घटा दिया गया। यानी आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा। तो समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से है? बरदौली सत्याग्रह में तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से? सबसे पहली बात तो क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब शुरू किया था? 1926 में। कहाँ से? बरदौली नामक स्थान से। यहाँ पर महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। के.एम. मुंशी और नारंग जी ने विधान परिषद से अपनी सदस्यता त्याग दी थी और साथ ही साथ रेलवे ने हड़ताल कर दिया था। मुंबई रेलवे ने उस समय क्या कर दिया था? हड़ताल कर दिया था। और इन सब की वजह से राजस्व दर घट करके 6%, 6.5% घटा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विद्रोह था अखिल भारतीय कांग्रेस सभा। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, इसकी स्थापना में इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादि का चुनाव हुआ था। तो सहजानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और एन.जी. नारंग जी इसके प्रमुख सचिव बनाए गए थे। इसमें एक किसान घोषणा पत्र लिखा गया था जिसको प्रकाशित किया था इंदुलाल याज्ञिक ने। स्थिति यहाँ भी वही थी, उच्च राजस्व दर को घटाने के लिए, किसानों के शोषण को मुक्ति दिलाने के लिए इस सभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद तेभगा आंदोलन। तेभगा बंगाल में तेभगा नाम के जिले में ये आंदोलन किया गया। इसमें क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था और बंगाल में बंगाल किसान सभा का आयोजन किया गया था। इसमें स्थिति क्या थी? ये पहला आंदोलन था, ध्यान दीजिएगा, जो बटाईदार बनाम जोतदार के जो है बीच में हुआ था। किसी सरकार से तंग आके किसी ने कुछ नहीं किया था। बटाईदार यानी जिसने बटैया लिया किसका? जोतदार यानी किसान का। अब यहाँ पे कहना था कि अपनी पूरी खेती का क्या होगा? 1/3 हिस्सा जोतदार को मिलेगा और बाकी किसको मिलेगा? बटाईदार को मिलेगा। तो ये बटाईदार बनाम जोतदार हुआ था और बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के मुजफ्फर अहमद, सुनील सोनी और मोनी सिंह इसके प्रमुख पात्र थे। तो अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा 1957 से लेकर और 20वीं सदी तक का, उसमें से सबसे पहला विद्रोह आपने कौन सा पढ़ा? नील का विद्रोह। नील की खेती के लिए किसानों द्वारा किया गया विद्रोह, जिसमें क्या हुआ था? जबरदस्ती नील की खेती करवाने से किसानों में आक्रोश था और उन्होंने विद्रोह कर दिया था।
उसके बाद अगला क्या था, महाराष्ट्र के पवना जिले से पवना विद्रोह चालू हुआ था, जिसकी स्थिति भी कौन सी थी, महालवाड़ी व्यवस्था का विरोध करना था। अच्छा, उन दोनों का जब खत्म हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे एटा का विद्रोह शुरू हुआ। 20वीं सदी आ गई, बरदौली सत्याग्रह, दक्कन का विद्रोह, ठीक है। या फिर आगे हम लोग बढ़ते चले, अखिल भारतीय कांग्रेस सभा, तेभगा आंदोलन जैसी तमाम सारे राष्ट्रीय आंदोलन, बहुचर्चित किसान आंदोलन हुए हैं। तो आप लोग आज इनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और एक और खास बात है, खास बात ये है, आप लोगों में से वो जो भी लोग हैं, सभी जितने भी लाइक करने वाले हैं, या एक वो व्यक्ति जो अनलाइक करने वाले भी हैं, हम उनको भी सादर धन्यवाद देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इससे भी पता लगता है कि आपने हमको देखा और हमें कोई सुधार करना चाहिए। तो ठीक है, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए और हम नित्य ही धीरे धीरे और ज्यादा अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे हरित भारत की हुई क्रांतियां, यानी कृषि क्रांति योजनाएं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।